तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लास आज हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और फिर ओम्स लॉ और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर टू मटेरियल ए एंड बी आर 0.031 एंड 0.0068, यानी आपको अल्फ़ा 1 की वैल्यू, तो अगर हम इसका सोल्यूशन लें, पहले मैं जो गिवन है वो क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। तो अल्फ़ा 1 0.0031 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स दिया है। सेम वे अल्फ़ा 2 भी आपको गिवन है 0.0068 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स दिया है। नाउ दे हैव गिवन R1 एंड R2 एट 0 डिग्री टेम्परेचर। शो कलर कोड रजिस्टर मेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो हमने कलर कोडिंग से R1 और R2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फाइनल रजिस्टर आया वो हमें दिखाना है। तो अगर आपके पास R1 और R2 इनिशियल 0 डिग्री टेम्परेचर पे है तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता था वो रिलेशनशिप लेते हैं। R1 डैश अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता था ओरिजिनल R 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है और अल्फ़ा हो गया कॉफिशिएंट फॉर फर्स्ट रेसिस्टर, तो R अल्फ़ा 1 कह देते हैं इसको। सिमिलरली R2 डैश लेते हैं आप, R2 ओरिजिनल रेसिस्टर 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अब यहाँ पर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे और टेम्परेचर वेरिएशन कितना आ रहा है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो डेल्टा टी भी आपका यहाँ पे सेम आ रहा है। सो R1 की वैल्यू भी आपको गिवन है। सो R1 गिवन है, अल्फ़ा पता है, डेल्टा टी मालूम है, तो R1 डैश आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। 262 ओम आता है R1 डैश न्यू रेसिस्टर और ये R2 डैश आ जाता है आपके पास 168 ओम। लेकिन हमें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस हो जाता है R1 डैश प्लस R2 डैश, और ये रेसिस्टेंस अगर आप सम अप करते हैं इन दोनों को तो यू विल गेट 430 ओम्स, जिसको हम लिख सकते हैं 43 इंटू 10⁻1 ओम। लेकिन हमारे पास जो कलर कोडिंग के लिए फॉर्मूला था उसको हम लिखते थे AB इंटू 10⁻C और प्लस माइनस टॉलरेंस, लेकिन प्लस टॉलरेंस तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो विल नॉट टेक दैट, वी विल टेक ओनली ABC वैल्यू। तो A क्या है 4, B क्या है 3 और C कितना है 1। सो हम देखते हैं अगर इसके कलर कोडिंग के थ्रू हम एक रेसिस्टर बना दें, एक रेसिस्टर दिखाना चाहते हैं, तो 3 हमने वायर्स इसमें यानी 3 कलर्स हमने दिखा दिए A, B एंड C। और A कहता है कितना 4 होता है येलो के लिए, तो 4 हो गया आपके येलो के लिए। फिर उसके बाद B आपको देता है 3, तो 3 होता है ऑरेंज के लिए। एंड थर्ड आपको दिया है C विच इज़ 1 और 1 होता है ब्राउन के लिए। ये पूरा कलर कोडिंग का सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। वो होता है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो वहीं से आपको जो सीक्वेंस है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने वो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर येलो ऑरेंज ब्राउन को क्या क्या नंबर एसोसिएटेड है वो हमें पता चलते हैं और उसको हम यहाँ प्लेस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question, the temperature coefficient of the resistance of the wire is इतना. So you are given with alpha 0.0012.5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स हमें अल्फ़ा गिवन है, एंड at 300 Kelvin its resistance is 1 ohm. So resistance is also given 1 ohm and temperature भी given है 300 Kelvin. So पहला काम तो ये केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें तो वो हो जाएगा 273 और ये आता है 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी एज वी हैव द फॉर्मूला, रेसिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रखा है वो आपको 27 डिग्री, फर्स्ट केस में अगर 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है 0 से लेकर मैक्सिमम तक, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, तो रेसिस्टेंस दिया है 1 ओम और कहते हैं कितने टेम्परेचर राइज पर आपके पास रेसिस्टेंस होगा 2 ओम। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन देखते हैं हम कि R0 ओरिजिनल कितना दिया है, टोटल R0 R हो जाएगा 1 300 केल्विन पे, तो आपको दे रखा है R0 1 प्लस अल्फ़ा हमें मालूम है, बाद में हम प्लेस करेंगे। डेल्टा टी टेम्परेचर दिया 27, तो 27 इंटू दैट शुड बी इक्वल टू 1 ओम, क्योंकि दे आर सेइंग एट 300 केल्विन इट्स रेसिस्टेंस इज़ 1 ओम। तो जब हमने 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस पुट किया तो रेसिस्टेंस कितना आना चाहिए था 1 ओम। अब वो कहते हैं कितने टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस आपका 2 हो जाए, तो अब की बार हमें वो टेम्परेचर नहीं पता, उसको हमने T मान लिया है।
एंड लेट अस से कि वो किसके बराबर था, 2 के बराबर। तो हम एक कैपिटल टी या यहाँ पर टी क्या है, 2 कैपिटल टी, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें ये चीज़, ये फैक्टर हमारा अननोन है और हमें ये निकालना है। तो लेट अस टेक द रेशो, तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 27, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी इज इक्वल टू 1/2। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी विच इज़ 1127 केल्विन। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। लेट अस नाउ टॉक अबाउट फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। सो ऐसे सभी मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, जो ओम्स लॉ के प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करते, वो कहलाते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टर्स। सो दे आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो ओम्स लॉ फॉलो करने के रूल्स क्या हैं कि आपका जो वी आई अगर आप ग्राफ बनाते हैं, दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन, दैट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, एंड कांस्टेंट का मतलब है जो रेसिस्टेंस यहाँ पर है ओम्स लॉ के अंदर वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसिक रूल्स हैं ओम्स लॉ के जो हमें फॉलो करने हैं। अगर ऐसा कोई कंडक्टर उन्हें फॉलो करता है तो कहलाता है ओमिक, और अगर वो ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करता तो फिर वो बन जाता है नॉन ओमिक। तो मैं कुछ आगे एग्जांपल ले रही हूँ कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो सबसे पहले लेते हैं ग्राफ इज़ नॉट लीनियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ अगर आप इस केस में लोगे तो ग्राफ कैसी शेप लेगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि वो स्ट्रेट ट्रैक से थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज़, ये वी और आई के बीच में हम बना देते हैं, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज़ नॉन लीनियर ग्राफ, और ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स में। मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई करंट जब उसमें फ्लो करे, क्योंकि जब उन पे हाई करंट फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा कि जो कंडक्टर के बीच में जो रेसिस्टेंसेज हैं वो ज़्यादा कोलिजन फेस करेंगे और उनके अंदर हीटिंग हो जाएगी। और जब हीटिंग होगी तो एज़ वी नो, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जब हीट होता है या हीटिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी वेरी कर जाती है, यानी कि रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अगर करंट हाई हुआ तो टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा तो रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा, यानी रेसिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा और ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। दूसरा हम इसी के अंदर कहते हैं द वी आई ग्राफ डू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। तो अगर वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो सिचुएशन कैसी है? तो है वी आई, अगर आपने एक ग्राफ प्लॉट किया और वो ज़ीरो से पास ना करके उसके पास कुछ बेसिक पोटेंशियल इनिशियली उसके पास हो, तो वो कहलाता है, ये इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आप मेनली इलेक्ट्रोलाइट में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम ये देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इवन आप उसको किसी सर्किट से कनेक्ट करके नहीं भी रखा हुआ है तो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसके अंदर क्रिएट होती रहती है। तो कोई करंट नहीं फ्लो करा रहे लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, कुछ बैक ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती जा रही है। तो इवन एट ज़ीरो करंट पे भी आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो भी नॉन ओमिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जितने भी आपने देखा होंगे, जैसे वाटर वोल्टामीटर है, सो इन सेल्स में क्या होता है कि या फिर आप जो अपने घरों में भी आप देखते होंगे कुछ सेल्स होते हैं जो अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वो अपने आप पड़े पड़े डिस्चार्ज कैसे हो गए? क्योंकि उनका जो उसके अंदर जो एक केमिकल रिएक्शन था वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा था और उसकी वजह से एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा था, और उसी वजह से आपको पोटेंशियल भी मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वी आई ग्राफ इज़ नॉट यूनिक। तो ऐसा सेमीकंडक्टर्स के केस में होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ थायरिस्टर का। उसमें क्या होता है, ग्राफ के अंदर आप करंट की 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक करंट पे, एक ही वोल्टेज पे आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट मिल रही हैं, और ये मेनली होता है थायरिस्टर के अंदर। थायरिस्टर जो है वो क्या होता है, 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम ज्वाइन करते हैं और उनसे मिलकर बनता है थायरिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये एक ही पोटेंशियल पर इसके अलग अलग लेयर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट करंट की वैल्यूज़ या इनफैक्ट सेम करंट की वैल्यूज़ भी दे देती हैं। तो जो वैल्यू था, जो रिलेशनशिप था ओम्स लॉ का वी और आई का, वो यूनिक नहीं रहा। वो एक पॉइंट पे 2 रिलेशंस बन रहे हैं आपके, वी का इसके साथ भी रिलेशन बन रहा है, I1 के साथ भी, और यहाँ कोई और वैल्यू होगी I2 उसके साथ भी रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये यूनिक रिलेशनशिप नहीं हुआ।
लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि वी आई इज साइन डिपेंडेंट। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स का ही एग्जांपल लें तो आपके पास जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो करंट काफ़ी हाई अमाउंट में फ्लो करता है, लेकिन जब हम रिवर्स बाइसिंग में आते हैं तो करंट बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल फ्लो ही नहीं करता और एकदम एक पॉइंट पे बहुत हाई हो जाता है। तो ये जो सेक्शन है सेमीकंडक्टर का, ये फॉरवर्ड बाइस कहलाता है और ये कहलाता है रिवर्स बाइसिंग। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि वी आई रिलेशन जो है वो साइन डिपेंडेंट है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव का रिलेशनशिप दे रहा है तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ करंट वेरिएशन आपको मिल रहा है, लेकिन जब रिवर्स का दे रहा है तो उसमें कोई करंट ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लो कर रही है या कर ही नहीं रही है। तो ऐसे में ये इसको हम ओम्स लॉ नहीं कह सकते कि ओम्स लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि एक तो दो चीज़ें हो गई, एक तो यहाँ पे ना तो वी और आई का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट नहीं है, वो रेशो कांस्टेंट नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि वी आई जो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट तक तो बिल्कुल नहीं आ रहा, उसके बाद नहीं, वोल्टेज के बाद वो लीनियर हो जाता है। बट ये डिटेल में एक्चुअली फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग मैंने नाम यूज़ कर लिए हैं, बट ये डिटेल में हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड बाइस होता क्या है, रिवर्स बाइस क्या होता है। बट अभी हम इतना समझते हैं कि जब तक वो रिलेशनशिप पॉजिटिव में चलता है, जब तक इंक्रीज जो है पोटेंशियल में पॉजिटिव साइड में होता है, तब तक आपको करंट मिलती रहती है, यानी कि वेरिएशन इन V विल क्रिएट द वेरिएशन इन I। बट रिवर्स बाइस के अंदर, यानी कि जब आप पोटेंशियल को नेगेटिव साइड में लेके जाते हो तो करंट विल नॉट वेरी linearly, rather it will not change at all, very nominal difference you will observe। so इसीलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव में उतना प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, पॉजिटिव में दे रहा है, तो नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं करने दे रहा और पॉजिटिव में करने दे रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वी क्या है, वो साइन डिपेंडेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है जिसका हम ग्राफ देखते हैं, वी आई ग्राफ, और उसकी जो शेप आती है ये एनसीईआरटी में गिवन है और एज इट इज़ पेपर में पूछा गया है कि ड्रॉ दी गैलियम आर्सेनाइड वी आई रिलेशनशिप ग्राफ। तो ये जो ग्राफ की शेप है इस तरीके की होती है। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बोला है NLR और एक बोला है NRR, यानी कि NLR मीन्स नॉन लीनियर रीजन, यानी यहाँ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रहा, यहाँ जो वेरिएशन है वो बदल चुका है। और उसके बाद नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, यानी इस रीजन के अंदर आपकी बजाय करंट के साथ इंक्रीज़ होने के, यानी वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज़ होने के रादर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये भी नॉन ओमिक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप वोल्टेज और आई का रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बढ़ने के साथ करंट घट रहा है रादर, तो यहाँ तो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बन रहा है। सो ये एक सिंबल मैं इसका बता देती हूँ, गैलियम आर्सेनाइड, द सिंबल इज गैलियम आर्सेनाइड, और ये इसका रिलेशनशिप ग्राफ है कि करंट घट गया, रादर करंट यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज इन पोटेंशियल, इसको हमने बोला नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, और ऊपर बोल रहे हैं हम नॉन लीनियर रीजन। तो ये सिर्फ एक ग्राफ है जो आपको लर्न होना चाहिए। नाउ मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हम कहते हैं कि ये बताता है कि एट सर्टेन लो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी बिकम ज़ीरो, यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत लो करते चले जाएं तो एक क्रिटिकल लो टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी ओपोजिशन टू दी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को भी बिल्कुल ईजी पाथ मिलेगा, और इसी स्टेट को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं रादर। तो मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो ये देखिए TC है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो यहाँ ये टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस ग्राफ देख लिया है मैंने। तो जब तक आप टेम्परेचर घटाते जा रहे हो और एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे आपके पास ये TC जब बहुत ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई रेसिस्टिविटी फिर नहीं है, यानी उसके बाद आपको कोई रेसिस्टिविटी ऑब्जर्व में नहीं आएगी और अपोजिशन जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलेगा। सो आप देखते हैं हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। लेट अस सी सीरीज रेसिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे 3 रेसिस्टेंसेज ले लिए, R1 R2 R3, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल है V1 V2 V3। एज इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सो करंट जो है सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो नेट पोटेंशियल जो सप्लाई हुआ था वो किसके बराबर हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3। एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, V के लिए V इज इक्वल टू IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। इस तरफ भी IR(S), ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, I इसीलिए कॉमन है, I कॉमन लेकर हम बोथ साइड कैंसिल कर सकते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद सीरीज एज R1 R2 एंड R3। दिस इज़ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम हम ऐसे ही पैरेलल के लिए ले लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास रेसिस्टेंसेस यहाँ आ जाएंगी, ये R1
R2 एंड R ऑफ 3, और यहाँ पर आपने कुछ वोल्टेज या पोटेंशियल आपने सप्लाई कर दिया। ये जो करंट है अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तीनों में करंट अलग अलग रहेगा, लेकिन क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ देम विल बी सेम। अब पोटेंशियल सेम है, करंट डिफर हो गया है, तो हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर, और पोटेंशियल क्योंकि सेम है तो अब की बार हम करंट का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। आई नेट जो होगा टोटल करंट, ये वाला आई विल बी ए सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I ऑफ 3, एंड फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं V बाई आर। आर यहाँ हम ले लेते हैं पैरेलल वाला, क्योंकि हमने नेट पैरेलल निकालना है। सेम इसी तरह से V इधर बाय इधर का रेजिस्टेंस R1, देन V बाय R ऑफ 2, देन V बाय R ऑफ 3। यहाँ से निकाला हमने करंट का रिलेशन, करंट विल बी इक्वल टू V बाय R। वही हमने हर एक केस के लिए पुट किया है, बट क्योंकि पोटेंशियल कॉमन था बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R ऑफ 3। सो ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।